हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं और उसी बोर्ड एग्जामिनेशंस में प्रैक्टिकल जो हमारे 25 जनवरी से स्टार्ट होंगे और फरवरी में फर्स्ट वीक तक चलेंगे। तो इस प्रैक्टिकल के दौरान आप सभी बच्चों की ये बड़ी समस्या रहती है कि हम इन प्रैक्टिकल्स को कैसे समझें या प्रैक्टिकल्स के पीछे की केमिस्ट्री क्या है, एज इट इज़ प्रैक्टिकल को लिखने का तरीका क्या है। बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं आप सभी बच्चों की रहती हैं। तो बच्चों, मैं आपको यहाँ पर वीडियो में प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के बारे में सबसे पहले केमिस्ट्री डिस्कस करूँगा। जब प्रैक्टिकल की केमिस्ट्री डिस्कस हो जाएगी देन उसके बाद मैं प्रैक्टिकल को कैसे लिखा जाता है, प्रैक्टिकल में क्या क्या लिखना होता है, ये सारी बातों को एक एक करके डिस्कस करूँगा। तो मैं चाहूँगा कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ उस वीडियोस में आप सभी लोग एक कंटिन्यूएशन के साथ जुड़े। मैं स्लाइड्स बना करके रखा हुआ हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि कम समय में आपको मैं ज़्यादा चीज़ डिलीवर करूँ और बेहतर तरीके से मैं उसकी केमिस्ट्री आपको डिस्कस कर पाऊँ। तो जो भी बच्चे प्रैक्टिकल्स को सीखना चाहते हैं या फिर जो भी टीचर्स अपने बच्चों को प्रैक्टिकल सिखाना चाहते हैं और बच्चों से कहीं ना कहीं उनका इंटरेक्शन रेगुलर नहीं हो पाता है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियोस के माध्यम से आप अपने बच्चे को प्रैक्टिकल की शुरुआती नॉलेज दे सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें आप खुद इसको एनहेंस कर सकते हैं। मैं प्रयास कर रहा हूं, उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों का इस प्रयास में सहयोग प्राप्त होगा और आप सभी लोग इस वीडियोस को ज़रूर पसंद करेंगे। मेरा प्रयास ऑनवर्ड्स जब तक प्रैक्टिकल का मैं पूरा वीडियोस नहीं बना लेता हूं तब तक मैं जारी रखूंगा। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे 30 नंबर के केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में 15 नंबर इंटरनल, 15 नंबर एक्सटर्नल। जो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल्स होते हैं उसको लेने के लिए एग्जामिनर्स बाहर से आते हैं। बच्चों, इसके बाद जब एग्जामिनर्स आ जाते हैं तब हम बच्चों को 3 प्रैक्टिकल्स को करने के लिए देते हैं जिनकी मार्किंग होती है 4 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल, 4 मार्क्स का दूसरा प्रैक्टिकल, 3 मार्क्स का तीसरा प्रैक्टिकल, 4, 4, 8 एंड 3, 11 और 4 मार्क्स का वाइवा, मतलब मौखिक क्वेश्चंस। तो बच्चों, इस तरह से टोटल 15 नंबर का डिविजन्स है। इन डिविजन्स में हमारा मेन फोकस रहता है कि हम प्रैक्टिकल की कॉपी में अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल को करने के बाद लिखें और जो हमसे मौखिक क्वेश्चन पूछे जाएं उन मौखिक क्वेश्चनों का हम बेहतर तरीके से आंसर दें। बच्चों, मौखिक क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, मौखिक क्वेश्चनों को तैयार करने का उद्देश्य, हमारा मेन उद्देश्य होगा जब हम उन मौखिक क्वेश्चनों को स्टडी करेंगे तो उन मौखिक क्वेश्चनों का जो क्रोनोलॉजी है, क्रम है, वही क्रम हम सीखेंगे और सीखने के तुरंत बाद हम उसको प्रैक्टिकल पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब हम दोनों चीज़ें सीखेंगे साइमल्टेनियसली कि वाइवा में क्या पूछा जाता है और वाइवा में जो पूछा जाता है उसके पूछने का क्रम अगर हम सीख लेंगे तो हम ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे कि हमें प्रैक्टिकल में करना क्या होता है, प्रैक्टिकल में हमें लिखना क्या होता है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने पहले टाइप के प्रैक्टिकल की। बच्चों, आप सभी लोगों को क्लास 12th में जो पहला प्रैक्टिकल लिखना होता है वह होता है अम्लीय क्षारीय मूलक वाला प्रैक्टिकल। कुछ लोग कहते हैं रेडिकल टेस्ट वाला प्रैक्टिकल हम लोगों को लिखना होता है। बच्चों, एग्जैक्टली प्रैक्टिकल क्या होता है उसके बारे में मैं थोड़ा उद्देश्य आपको बताना चाहूँगा। हमारा उद्देश्य होता है दिए गए लवण का विश्लेषण करके उसमें अम्लीय मूलक का पता लगाओ या क्षारीय मूलक का पता लगाओ, या यूं कहें तो हमको गुणात्मक विश्लेषण करना होता है। किसका? दिए गए लवण का। हमको एक सॉल्ट दिया जाता है और हमसे पूछा जाता है कि इसमें एसिड रेडिकल निकालो और बेसिक रेडिकल निकालो। तो बच्चों, क्या होता है ये गुणात्मक विश्लेषण, क्या होते हैं ये अम्लीय मूलक, क्या होते हैं ये क्षारीय मूलक, इनको हम किस तरह से डिवाइड करते हैं, किस तरह से हम वर्गीकृत करते हैं और इनका परीक्षण कैसे किया जाता है, इनके परीक्षणों के पीछे की केमिस्ट्री क्या है, आइए हम लोग बिना देर किए हुए इन्हीं सब के बारे में सीखते हैं। सबसे पहले बच्चों, पहला क्वेश्चन आता है कि गुणात्मक विश्लेषण क्या होता है। तो बच्चों, आपको मैं बता दूं कि हमको कोई सॉल्ट दिया है, उस सॉल्ट में हमसे पूछा है कि क्या इसमें अमोनियम आयन मौजूद है, क्या इसमें क्लोराइड आयन मौजूद है,
अगर हमसे पूछा जाएगा क्या इसमें मौजूद है और हम कहेंगे कि मैं 2 मिनट में टेस्ट करके बता रहा हूं, तो उस टेस्ट करने का जो प्रोसीजर है, मीन्स हम लोगों को ये पता लगाना है कि दिए गए सॉल्ट में क्या है और क्या नहीं है। मतलब हम लोगों को जो निर्णय देना है, अपना जो रिजल्ट देना है, वो यस और नो में देना है। यस और नो का मतलब है कि अगर हमारे सॉल्ट में अमोनियम रेडिकल मौजूद है तो हम कहेंगे यस, अमोनियम जो रेडिकल है वो हमारे सॉल्ट में मौजूद है। अगर हमारे में क्लोराइड रेडिकल मौजूद है तो हम कहेंगे हाँ, हमारे में क्लोराइड रेडिकल मौजूद है, और अगर नहीं है तो हम कहेंगे नहीं, मौजूद नहीं है। तो हमको एक सॉल्ट दिया हुआ है और हमें उस सॉल्ट में रेडिकल का यस और नो में निर्णय लेना है कि मौजूद है या नहीं है। इस चीज को हम बोलते हैं कि हम क्वालिटी टेस्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स हम क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं कि इसमें ये प्रेजेंट है या नहीं है, और इसी को हम बोलते हैं गुणात्मक विश्लेषण, या इसी को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमें एक सॉल्ट दिया जाएगा और आप सभी को पता है कि जो सॉल्ट होता है वो कैसे बनता है। तो आप कहोगे सर एसिड की रिएक्शन जब हम बेस से कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, सॉल्ट। अब जो सॉल्ट होता है उस सॉल्ट को हम यहाँ एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से सीखने की कोशिश करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि अम्लीय मूलक क्या है, क्षारीय मूलक क्या है, या कहें तो एसिड रेडिकल्स क्या है और बेसिक रेडिकल्स क्या हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने बोर्ड पर जो लिख रखा है उसको मैं पॉइंट करता चल रहा हूं। बच्चों, हमने सबसे पहले क्या चीज लिख रखी है कि गुणात्मक विश्लेषण, अभी हाल मैंने सिखाया। दूसरी हेडिंग मैंने क्या लिखी है, अम्लीय मूलक एवं क्षारीय मूलक की पहचान कैसे करते हैं। उसको करने के पहले हम सीखते हैं कि क्या होते हैं मूलक। देखो बच्चों, ये हमारे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, क्षार है, नाम है इसका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे पास है HCl जो कि एक एसिड है और जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बच्चों, ये हमारा सॉल्ट है। देखो, एसिड और बेस की जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट, और उस सॉल्ट का नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड। बच्चों, इस अमोनियम क्लोराइड को अगर हम देखें तो अमोनियम क्लोराइड में 2 तरह के आयन मौजूद हैं। एक आयन का नाम है NH4+ और दूसरे आयन का नाम है Cl-। NH4 को हम लोग बोलते हैं, चूंकि ये क्षार से प्राप्त हुआ है। देखो, NH4+ की प्राप्ति कहाँ से हुई है, NH4OH से हुई है, क्षार से हुई है। इसलिए NH4+ को हम क्या बोलेंगे, क्षारीय मूलक, या इसी को हम भास्मिक मूलक भी कहते हैं, या इसी को हम बेसिक रेडिकल कहते हैं। जो Cl- है, देखो बच्चों, वो कहाँ से आया हुआ है, HCl से आया हुआ है, इसलिए इसको हम अम्लीय मूलक या एसिड रेडिकल्स कहते हैं। अब बच्चों, इस एग्जाम्पल के बाद हम एक एग्जाम्पल सीखने की और कोशिश करते हैं जिससे चीज़ों को और बेहतर तरीके से मैं आपको सिखा पाऊँ। बच्चों देखो, दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको लिया है, एक अम्ल लिया है जिसका नाम है H2SO4, नाम जानते हो सल्फ्यूरिक एसिड। एक बेस लिया है जिसका नाम हमारे पास पता है क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। अगर इस बेस और एसिड की रिएक्शन कराएं तो हमको क्या प्राप्त होता है, सॉल्ट। और इस सॉल्ट को देखें तो इसमें 2 तरह के रेडिकल्स हैं। एक है Cu2+ जो कि हमको क्षार से प्राप्त हुआ है, इसलिए ये क्या है, बेसिक रेडिकल है। और एक है SO4 जो कि हमको अम्ल से प्राप्त हुआ है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एसिड रेडिकल्स। बच्चों, अब आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि सॉल्ट जो है वो 2 तरह के रेडिकल से मिलके बनता है। एक एसिड से जो मिलता है वो कहलाता है एसिड रेडिकल, जो बेस से मिलता है उसको बोलते हैं बेसिक रेडिकल या क्षारीय मूलक, या फिर उसको भास्मिक मूलक भी कहते हैं। अब बच्चों, इनका टेस्ट करते कैसे हैं, इनका परीक्षण कैसे करते हैं कि क्या है क्या नहीं है, कौन सा मौजूद है कौन सा मौजूद नहीं है। तो इनका परीक्षण करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले हम किसको पढ़ेंगे, अम्लीय मूलकों को। जब हम अम्लीय मूलकों को पूरा पढ़ लेंगे तब हम किस पर आएंगे, क्षारीय मूलकों पर। तो हमारी पहली स्ट्रेटजी है कि हम लोगों को अम्लीय मूलकों के बारे में पढ़ना है। तो बच्चों, अम्लीय मूलकों के बारे में देखिए। देखो बच्चों, हमने हेडिंग लिखी हुई है, ध्यान से देखना बच्चों, सारा चीज बोर्ड पर मौजूद है। आपको कम टाइम में मैं बताना चाहता हूं, इसलिए मैंने ऐसा लिख रखा है जिससे समय कम लगे और आपको चीजें बेहतर तरीके से मैं समझा पाऊं। ठीक है, थोड़ा कम समय में मैं बताना चाहता हूं, इसलिए ये चीज लिखी हुई है। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और जब पूरा कंटेंट हो जाए, जब पूरा कंटेंट हो चुके
तो आप इसको बढ़िया तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा जिससे चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। ठीक है, देखो हमारी हेडिंग है अम्लीय मूलकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड रेडिकल्स। बच्चों हमने अम्लीय मूलकों को 3 भागों में बांटा है। पहला है जिसको बोलते हैं ग्रुप नंबर 1, दूसरा है जिसको हम बोलते हैं ग्रुप नंबर 2 और तीसरा है जिसको हम बोलते हैं ग्रुप नंबर 3। बच्चों जो ग्रुप नंबर 1 है उसमें हमने वह रेडिकल्स रखे हुए हैं जिनका टेस्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तनु HCl या फिर तनु H2SO4, डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4 का अगर हम यूज करते हैं और हमारे रेडिकल्स अगर हमको प्राप्त हो जाते हैं तो उसको हम किस ग्रुप में रखते हैं, ग्रुप नंबर 1 में। ध्यान से समझना बच्चों, हमारे पास सॉल्ट है, ठीक है, उस सॉल्ट का टेस्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 मिलाते हैं, या फिर डाइल्यूट H2SO4 नहीं है तो डाइल्यूट HCl मिलाएंगे, दोनों में से कोई एक चीज मिलाएंगे। डाइल्यूट HCl मिला दो या फिर डाइल्यूट H2SO4 मिला दो। अगर हमारा रिजल्ट आता है तो इसका मतलब वो रेडिकल्स किस ग्रुप का है, ग्रुप नंबर 1 का है। मान लो हमने डाइल्यूट H2SO4 मिलाया या डाइल्यूट HCl मिलाया और कोई रिएक्शन नहीं हुई तो इसका मतलब ग्रुप नंबर 1 प्रेजेंट नहीं है। अब जब प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, हम उस सब्सटेंस को अलग रख देंगे, एक दूसरी टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें फिर थोड़ा सा सब्सटेंस डालेंगे, सब्सटेंस मतलब लवण, सॉल्ट डालेंगे, और अब हम क्या मिलाएंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सांद्र H2SO4 मिलाएंगे या सांद्र HCl मिलाएंगे। ध्यान से समझना, पहले डाइल्यूट मिलाएंगे, रिएक्शन आई या टेस्ट कुछ दिखा, रिएक्शन कुछ होते हुए दिखी तो ग्रुप नंबर 1 प्रेजेंट, और अगर रिएक्शन नहीं हुई तो हम उसको अलग कर देंगे, दूसरी बार सॉल्ट लेंगे, उसमें अब हम क्या मिलाएंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिलाएंगे, कॉन्सेंट्रेटेड HCl मिलाएंगे और देखेंगे कि क्या रिएक्शन हो रही है। अगर रिएक्शन हो रही है तो इसका मतलब ग्रुप नंबर 2 प्रेजेंट है, और अगर मान लो रिएक्शन नहीं हो रही है तो फिर हम कुछ स्पेशल टेस्ट करेंगे और उस स्पेशल टेस्ट से जो भी रिजल्ट आएंगे वो कहां पर रखेंगे, ग्रुप नंबर 3 में रखेंगे। तो बच्चों आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि पहले हमको क्या लेना है, सॉल्ट, और सॉल्ट को लेने के बाद हमको क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा अम्लीय मूलक है, और अगर अम्लीय मूलक हम लोगों को निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, सॉल्ट का थोड़ा थोड़ा सैंपल लेंगे और पहले क्या मिलाएंगे, डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl। अगर रिएक्शन हुई तो ग्रुप नंबर 1 प्रेजेंट होगा, रिएक्शन नहीं हुई अलग कर दो, दूसरी टेस्ट ट्यूब उठाओ, उसमें फिर सॉल्ट डालो, अब की क्या मिलाओ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या कॉन्सेंट्रेटेड HCl। रिएक्शन हुई तो ग्रुप नंबर 2 प्रेजेंट होगा, और अगर रिएक्शन नहीं होती है तो फिर हम लोग कहां पर चले जाते हैं, थर्ड ग्रुप की तरफ, जहां हम स्पेशल टेस्ट परफॉर्म करेंगे और वहां स्पेशल रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। अब कैसे टेस्ट फाइंड आउट होते हैं उसको सीखने से पहले मैं आपको ग्रुप नंबर 1 में कौन से रेडिकल्स हैं उनको बताना चाहूंगा। बच्चों ग्रुप नंबर 1 में हमारे 5 रेडिकल्स हैं। पहला है कार्बोनेट, ठीक है, दूसरा है एसीटेट, तीसरा है सल्फाइड, चौथा है सल्फाइड और पांचवा है नाइट्राइड। ये 5 रेडिकल्स हैं जिनका टेस्ट डाइल्यूट H2SO4 से या डाइल्यूट HCl से प्राप्त होता है या निकलता है। तो इनको हमने कहाँ रखा है, ग्रुप नंबर 1 में। चेक कर लो, देखो ग्रुप नंबर 1 में क्या है, पहला है कार्बोनेट। सभी बच्चे इसका फॉर्मूला जरूर याद कर लें, क्योंकि कुछ बच्चों को फॉर्मूला ही नहीं आता है, वो सॉल्व करते रहते हैं, पता नहीं क्या लिखते हैं, फॉर्मूला ही गलत लिख देते हैं। तो बच्चों पहला फॉर्मूला है कार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है CO3 बच्चों याद रखना, CO3 को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। दूसरा सूत्र होता है सल्फाइड, सल्फाइड का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, S2 को हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फाइड। सल्फाइड के बाद तीसरा होता है सल्फाइट और सल्फाइड में कंफ्यूजन हो जाता है, तो देखो सल्फाइड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, SO3 सल्फाइड के बाद हमारा जो फोर्थ है उसका नाम है नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, NO2 और नाइट्राइड के बाद हमारा जो फिफ्थ है उसका नाम है एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COO-। तो बच्चों ये हमारे हैं वह रेडिकल्स जिनका टेस्ट कब हमको प्राप्त होता है, जब हम रिएक्शन किससे कराते हैं, डाइल्यूट H2SO4 से या फिर किससे कराते हैं, डाइल्यूट HCl से। अब हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 2 की।
बच्चों ग्रुप नंबर 2 में हमारे जो रेडिकल्स रखे हुए हैं वह कौन से हैं? एक का नाम है क्लोराइड। सभी बच्चों को पता होगा क्लोराइड के बारे में। क्लोराइड का हमारा जो फॉर्मूला होता है वह कौन सा होता है? Cl-। हमारा दूसरा है जिसको हम बोलते हैं ब्रोमाइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Br-। उसके बाद तीसरा होता है आयोडाइड जिसको हम बोलते हैं I-। चौथा होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं नाइट्रेट। नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है? NO3-। ध्यान से समझना बच्चों, ये नाइट्राइट है, NO2-। और NO3- को क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। और नाइट्रेट के बाद हमारा पांचवा है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सलेट। क्या बोलते हैं? ऑक्सलेट। और ऑक्सलेट का फॉर्मूला क्या होता है? C2O4 2-। बच्चों इन सब का टेस्ट जब हम करते हैं तो हमको क्या यूज करना होता है? सांद्र H2SO4 का यूज करना होता है या फिर सांद्र HCl का यूज करना होता है। इसलिए इसको हम ग्रुप नंबर 2 में रखते हैं। अब जब हम ग्रुप नंबर 3 में बात करते हैं तो इसके लिए टेस्ट थोड़ा अलग से या अलग तरह के टेस्ट होते हैं। वो टेस्ट कौन से हैं अभी बात करते हैं, बट अलग टेस्ट में हम ग्रुप नंबर 3 के रेडिकल्स को रखते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक का नाम है सल्फेट, दूसरे का नाम है फॉस्फेट, तीसरे का नाम है बोरेट और चौथे का नाम है फ्लोराइड। तो बच्चों ध्यान से समझना, सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4 2-। ध्यान से समझना, गलती मत करना। देखो ये SO3 2- है, इसको बोलते हैं सल्फाइट। S के ऊपर 2- है जिसको क्या बोलते हैं? सल्फाइड। और SO4 2- को हम क्या बोलते हैं? सल्फेट। सल्फेट के बाद आता है फॉस्फेट, फॉर्मूला होता है PO4 3-। बोरेट का फॉर्मूला होता है BO3 3-। और फ्लोराइड का फॉर्मूला होता है F-। तो बच्चों ये वो टेस्ट हैं, ये वो रेडिकल्स हैं जिसको हमने कहाँ रखा है? ग्रुप नंबर 3 में रखा है। और इसके लिए हम स्पेशल टेस्ट लगाते हैं। वो स्पेशल टेस्ट क्या है अभी बात करते हैं। तो बच्चों पहले तो आप ये बताओ, इतनी बात समझ में आ गई, किसी भी सॉल्ट में ये पता लगाना कि कौन एसिड है कौन बेस है, कौन सा एसिड रेडिकल है कौन सा बेसिक रेडिकल है, इसको क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसको बोलते हैं गुणात्मक विश्लेषण। अब गुणात्मक विश्लेषण में समझने से पहले हमने कोई भी सॉल्ट उठाया और देखा कि इसका जो पॉजिटिव भाग है, जो धनात्मक भाग है, वो जनरली बेस से आता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिक रेडिकल। जो नेगेटिव भाग है वह एसिड से मिलता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं एसिडिक रेडिकल। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एसिडिक रेडिकल्स की। तो एसिडिक रेडिकल्स को हमने 3 ग्रुपों में बांटा, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3। ग्रुप नंबर 1 में किसको रखा? हमने उन रेडिकल्स को रखा जिनका टेस्ट करने के लिए हम क्या मिलाते हैं? डाइल्यूट H2SO4 या फिर डाइल्यूट HCl। इसमें कौन कौन से आते हैं ये सब हमने आपको बताए। ग्रुप नंबर 1 में अगर हमारा टेस्ट नहीं आ रहा है, मान लो डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराई, डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कराई और हमारी रिएक्शन नहीं आ रही है, तब हम कहां पर जाएंगे? ग्रुप नंबर 2 में। और अब हम सब्सटेंस में क्या मिलाएंगे? अब हम सॉल्ट में क्या मिलाएंगे? अब हम मिलाएंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, सांद्र H2SO4 मिलाएंगे या फिर सांद्र HCl मिलाएंगे। रिएक्शन आई तो ठीक है, नहीं आती है तो फिर हम लोग कहां पर स्विच कर जाते हैं? ग्रुप नंबर 3 के स्पेशल टेस्ट लगाते हैं। और इन सारे टेस्ट लगाने के बाद आप देखोगे कि कहीं ना कहीं 1 रेडिकल आपको जरूर मिल जाता है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही है, हमारा मोटिव ही है कि एक एसिड रेडिकल फाइंड आउट कम से कम करना होता है सॉल्ट में। हमको एक सॉल्ट दिया जाता है और हमसे पूछा जाता है कि एक एसिड रेडिकल पता लगाओ और एक एल्कलाइन या बेसिक रेडिकल का पता लगाओ। बच्चों जब हम डिग्री कॉलेज में जाएंगे या हायर क्लास में जाएंगे तो वहां पर एक सॉल्ट नहीं मिलेगा, बल्कि 2-3 सॉल्ट को मिक्स कर दिया जाएगा और फिर क्या बोला जाएगा कि कौन कौन से एसिड रेडिकल्स हैं वो सारे पता लगाओ। मतलब 2 एसिड रेडिकल्स पता लगाओ, 2 बेसिक रेडिकल्स पता लगाओ, या 3 एसिड रेडिकल्स पता लगाओ, 3 बेसिक रेडिकल्स पता लगाओ। तो उनका फिर परफॉर्मेंस, उनका तरीका अलग होता है। मैं अभी सिंपल तरीके से सिंपल सॉल्ट का, एक सिंगल सॉल्ट में एक एसिड रेडिकल और एक बेसिक रेडिकल्स का पता लगाने का मेथड सिखा रहा हूं। तो आई थिंक आपको एसिड रेडिकल्स का जो डिविजन्स है, जो वर्गीकरण है, जो क्लासिफिकेशन है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। बच्चों ये हमारी स्लाइड नंबर 1 थी, इसमें आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं स्लाइड नंबर 2 की। ध्यान से देखना बच्चों, बड़ा सिंपल सा मैंने ड्राफ्टिंग करी हुई है आपके लिए, जिससे आपको चीज़ें जल्दी समझ में आए। बच्चों ध्यान से समझना, जल्दी समझा पाऊँ इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें आपके लिए नोट डाउन करके रखी हैं।
अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है, कुछ भी दिक्कत आती है, तो आप कृपया करके इस टॉपिक में मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी गलतियों को सुधारूं और आपको कुछ और बेहतर बताने की कोशिश करूं। देखो बच्चों, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है सॉल्ट। हमने आपको क्या बताया था? ये हमारे पास है सॉल्ट। इस सॉल्ट में हमने सबसे पहले क्या मिलाया? हमने देखो क्या मिलाया इसमें, डाइल्यूट H2SO4 मिलाया। देखो ये लिखा है डाइल्यूट H2SO4। आप चाहो तो डाइल्यूट HCl मिला सकते हो। डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 मिलाया। मिलाने के बाद यहां रिएक्शन हुई और रिएक्शन होने के बाद यहां पर क्या निकली? गैस। अब वो गैस कुछ भी हो सकती है। देखो बच्चों, अगर वो गैस CO2 है तो आप देखोगे कि वो रंगहीन है और गंधहीन है। मतलब ना तो उसमें कोई कलर है, ना फिर उसमें कोई स्मेल है। मतलब अगर जैसे ही आपने H2SO4 मिलाया डाइल्यूट वाला और इसमें से गैस निकली, और वो गैस कैसी है? ना तो उसमें कोई स्मेल है, ना तो कोई उसमें कलर है, तो आपने अनुमान लगाया कि हो ना हो यार ये कौन सी गैस है? ये CO2 गैस है। फिर आपने कहा चलो ठीक है, किसी लड़के ने मिलाया और कोई गैस निकली, वो CO2 नहीं थी, मतलब वो ये वाली गैस नहीं थी। भाई रिजल्ट तो पांचों तो आएंगे नहीं, रिजल्ट आपके, रिजल्ट तो कोई एक आएगा। तो अगर कोई गैस निकली जो कैसी है? कलरलेस है, ओडरलेस है, ना तो उसमें कलर है, ना तो रंग है, ना तो उसमें स्मेल है, तो हमारा प्रिडिक्शन कहां होगा कि वो कौन सी गैस है? CO2। अगर मान लो CO2 नहीं निकली तो फिर कोई दूसरी होगी गैस। वो दूसरी गैस कौन सी होगी? कलरलेस, मगर उसकी जो स्मेल है वो कैसी है? रोटन एग जैसी है, सड़े हुए अंडे के समान है। अब कहोगे सर सड़े हुए अंडे के समान गैस कैसी होती है? तो बच्चों ये तो आपको लैब में देखना पड़ेगा। अब पहले इमेजिनेशन क्रिएट करो, स्मेल आपको समझ में आ जाएंगी, स्मेल आपके टीचर्स आपको समझा देंगे। मैं आपको केवल सिंपली ये बताना चाह रहा हूं कि अगर हमने डाइल्यूट H2SO4 मिलाया और उसमें गैस निकली जिसमें कलर तो नहीं था मगर उसकी स्मेल थी सड़े हुए अंडे के समान, रोटन एग के समान, तो हम कहेंगे कि कौन सी गैस निकल रही है? हम कहेंगे उसमें कौन सी गैस निकल रही है? H2S। मान लो किसी बच्चे ने डाइल्यूट H2SO4 मिलाया और जो गैस निकली वो H2S भी नहीं थी, तो फिर उसका रिजल्ट कैसा उसको देखने के लिए मिला? कि गैस तो कैसी थी? कलरलेस, रंगहीन थी, मगर इसकी जो स्मेल थी वो तीव्र थी, तीखी गंध वाली थी, जलते हुए गंधक के समान थी, पंगेंट स्मेल की तरह थी। और अगर ये वाली स्मेल आपको प्राप्त होती है, जलते हुए गंधक के समान तीखी गंध वाली अगर गैस निकलती है जो कि कलरलेस है, तो वो गैस कौन सी होगी? SO2। तो वो कौन सी गैस होगी? SO2। अगर मान लो किसी बच्चे की SO2 गैस भी नहीं निकली तो वो चौथी गैस निकलेगी, फोर्थ गैस निकलेगी। फोर्थ गैस कैसी होगी? भूरे रंग की तीव्र गंध वाली गैस होगी। अगर वो भूरे रंग की गैस होगी तो वो कौन सी गैस होगी? NO2। मान लो किसी की भूरे रंग की गैस भी नहीं निकली तो फिर एक नई गैस निकलेगी जो कि रंगहीन होगी, मगर इसकी स्मेल कैसी होगी? सिरके के समान होगी, और वो गैस किसकी होगी? CH3COOH की होगी। तो इन पांचों में से कोई ना कोई रिजल्ट आपको मिल जाएगा, या हो सकता है कि कोई भी रिजल्ट आपको ना मिले। ध्यान से सुनना, हमने क्या बोला? हमने सबसे पहले क्या लिया? सॉल्ट, और उस सॉल्ट में क्या मिलाया? डाइल्यूट H2SO4। अब डाइल्यूट H2SO4 मिलाने के बाद हमने क्या देखा कि या तो रिएक्शन होगी या रिएक्शन नहीं होगी। अगर रिएक्शन नहीं है तो ये पांचों चीजें उसमें प्रेजेंट नहीं है, पांचों चीजें प्रेजेंट नहीं है, रिएक्शन ही नहीं हो रही है। और अगर मान लो हमने डाइल्यूट H2SO4 मिलाया और मिलाने के बाद हमें कुछ देखने के लिए मिला कि भाई वो कौन सी गैस है जो निकल रही है, तो वो गैस कोई एक होगी ना। वो कौन सी होगी? वो हो सकता है रंगहीन गंधहीन वो हो सकता है रंगहीन हो मगर सड़े हुए अंडे के समान वो हो सकता है रंगहीन हो और उसकी जो गंध है वो जलते हुए गंधक के समान तीखी गैस हो, दम घोटने वाली गैस वो हो सकता है कि भूरे रंग की गैस हो, या वो हो सकता है कि रंगहीन हो और गंध कैसी हो? सिरके जैसी हो। कुछ ना कुछ तो होगा, जब रिएक्शन हो रही है तो कुछ ना कुछ तो दिखेगा। अब पांचों चीजें नहीं दिखेंगी, दिखेगी कोई एक चीज। तो जो चीज आपको दिखे आप वहीं से आगे बढ़ोगे। हम मान लेते हैं कि CO2 गैस निकल रही है, रंगहीन गंधहीन गैस निकल रही है। वो गैस आपने कहा कि ये गैस कौन सी है? CO2। कोई पूछ ले कि सर
कैसे पता लगाओगे कि ये गैस CO2 है? क्या कोई और गैस नहीं होती है जो रंगहीन है, गंधहीन है? जैसे ऑक्सीजन, आप बताओ सांस लेते हो, क्या आपको ऑक्सीजन दिखती है कि ये देखो हरे पीले रंग की ऑक्सीजन है? ऐसा तो नहीं होता है। आप सांस लेते हो तो कहीं सांस लेने में स्मेल तो नहीं आती है कि ऑक्सीजन गैस से सांस ले रहे हैं। तो आप देखो ऑक्सीजन गैस भी ही रंगहीन गंधहीन है, ठीक है, CO2 गैस भी रंगहीन गंधहीन है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि जो गैस निकल रही है वो डेफिनेटली CO2 गैस है? इसका पता कैसे लगाओगे? तो इसका पता लगाने के लिए हम अगले स्टेप में जाते हैं। पहले स्टेप में हम अनुमान लगाते हैं, दूसरे स्टेप में हम कंफर्मेशन करते हैं। तो पहला टेस्ट कहलाता है प्राइमरी टेस्ट और दूसरा टेस्ट कहलाता है कंफर्मेटरी टेस्ट, या जिसको हम बोलते हैं संपुष्टि परीक्षण या संतुष्टि परीक्षण, जिसमें हम आगे कंफर्म करते हैं कि हाँ ये गैस निकल रही थी, ये गैस तो यही है, इसको कंफर्म करते हैं। तो बच्चों पहले इतनी चीज में दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। इसको अगर आपको समझ में आ गया है तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट सेगमेंट पर बात करते हैं कि कैसे गैस निकलती है। कैसे गैस निकलती है, आखिर वो कौन सी रिएक्शन है जिसके होने के बाद गैस डेवलप होती है? तो थोड़ी देर के लिए सोचो, थोड़ी देर के लिए सोचो। हमारे पास जो सॉल्ट है, हमारे पास जो सॉल्ट है, हमारे पास जो लवण है, वो लवण हमने मान लिया कौन सा है? कार्बोनेट है। मान लिया हमने लवण का नाम है Na2CO3। देखो बच्चों ये हमारे पास लवण है Na2CO3। हम आपसे पूछें कि Na2CO3 में क्या क्या मौजूद है, तो आप बोलोगे सर एक तो है Na+ और दूसरा है CO3 2-। तो आपसे बताओ, अगर हम फॉर्मूला बता दें आपको तो आप कहोगे Na2CO3 में सोडियम कार्बोनेट में कौन सा अम्लीय मूलक है? तो आप कहोगे कार्बोनेट। कौन सा मूलक है? कार्बोनेट। तो हम कहेंगे अच्छा कार्बोनेट है तो कैसे टेस्ट करोगे? तो आप कहोगे कार्बोनेट है तो आप पहले Na2CO3 को मतलब सॉल्ट को किस में ले लो? टेस्ट ट्यूब में ले लो, परख नली में ले लो, और उसमें क्या मिला दो? डाइल्यूट H2SO4। जब हम उसमें डाइल्यूट H2SO4 मिलाएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? CO2 गैस निकलेगी। CO2 गैस क्यों निकलेगी उसको देखो। देखो जो कार्बोनेट है वो रिएक्शन करता है किससे? H2SO4 से। रिएक्शन करने से क्या बनता है? H2CO3, जिसको कार्बोनिक एसिड कहते हैं। ये अनस्टेबल होता है और हल्का सा गर्म करने पे देखो टूट जाता है, और टूटने के बाद कौन सी गैस देता है? CO2 गैस देता है। और CO2 गैस कैसी है? रंगहीन है, गंधहीन है, और वो गैस आपको प्राप्त होती है। मान लो CO2 गैस मतलब मान लो कार्बोनेट नहीं है, हमारे सॉल्ट में कार्बोनेट है ही नहीं, तो फिर कुछ और होगा, कुछ और होगा। मान लेते हैं हमारा सॉल्ट कौन सा है? मान लेते हैं हमारा सॉल्ट कौन सा है? Na2S, जिसका नाम क्या है? सोडियम सल्फाइड। हमारे पास सॉल्ट है, एक नया सॉल्ट है जिसका नाम है Na2S। हमने आपको Na2S दिया है। आप बताओ Na2S अगर हम आपको दे दें, फॉर्मूला लिख दें, और हम आपसे पूछें इस फॉर्मूले को देख करके आपको क्या पता चलता है, तो आप बोलोगे सर इसमें एक तो Na+ है और दूसरा क्या है? S2- है। तो हमने कहा S2- का नाम क्या होता है? आपने कहा सर S2- का नाम होता है सल्फाइड। क्या नाम होता है? सल्फाइड। हमने कहा सल्फाइड का टेस्ट कैसे कर दो? तो आपने कहा सर आपने सिखाया था सल्फाइड वाला सॉल्ट ले लो, सल्फाइड वाला सॉल्ट ले लो और उसमें क्या मिला दो? डाइल्यूट H2SO4। अगर सड़े हुए अंडे जैसी गंध निकलती है, रंगहीन गैस होगी और उसकी गंध कैसी है? सड़े हुए अंडे के समान, तो फिर उसमें कौन सा रेडिकल मौजूद है? सल्फाइड मौजूद है। तो सल्फाइड का टेस्ट कैसे किया जाता है? उसका केमिस्ट्री देखो। देखो सल्फाइड अगर मौजूद होगा तो वो H2SO4 से रिएक्शन करेगा और देखो कौन सी गैस बनाएगा? H2S। और ये जो गैस कैसी होती है? रंगहीन है, मगर स्मेल कैसी है? सड़े हुए अंडे के समान है। तो अगर ये वाली गैस निकलती है तो हमको क्या पता चलता है कि उसमें कौन सा रेडिकल मौजूद है? सल्फाइड। अगर CO2 गैस निकलती है तो हमें क्या पता चलता है कि उसमें क्या मौजूद है? कार्बोनेट। अब मान लो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकली, अब मान लो सल्फाइड गैस भी नहीं निकली, सॉरी H2S गैस भी नहीं निकली, तो अब हमारा दिमाग ठनक गया। हमने सोचा कि फिर वो कैसी गैस है? हमने फिर माना कि तीसरा एक सॉल्ट है, हमने एक तीसरा सॉल्ट दे के रखा है, उस सॉल्ट का नाम है Na2SO3। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम सल्फाइड। इसका नाम क्या है? सोडियम सल्फाइड। तो बच्चों सोडियम सल्फाइड सॉल्ट किस में टूटेगा? आपने कहा सर Na+ में टूटेगा, और किस में टूटेगा? तो SO3 2- में टूटेगा। आप बताओ SO3 2- को क्या बोलते हैं? SO3 2- को बोलते हैं सल्फाइट। क्या बोलते हैं? सल्फाइट। तो अगर हमारे
सॉल्ट में सल्फाइट रेडिकल है तो उसका टेस्ट कैसे होगा? तो आपने कहा सर सॉल्ट लेंगे और उसमें क्या मिलाएंगे? डाइल्यूट H2SO4 या फिर डाइल्यूट HCl। और अगर मिलाने के बाद हमको गैस मिले, कौन सी गैस मिले? जो कैसी हो? रंगहीन हो, मगर जिसकी गंध कैसी हो? जलते हुए सल्फर के समान तीखी गंध हो, सूंघने के बाद आपको गले में एकदम दम घुटने वाली गंध की फीलिंग आए, तो इसका मतलब वो गैस कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। वो गैस कैसे बनती है? तो आप देखो उसकी केमिस्ट्री कि जब SO3 जो है वो H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करता है तो रिएक्शन के बाद क्या मिलता है? H2SO3 ये अपघटित हो जाता है और एट लास्ट हमको क्या देता है? SO2 गैस। और यही SO2 गैस कैसी है? जलते हुए सल्फर के समान है, तीखी गंध वाली गैस है, दम घोटने वाली गैस है। और इस गैस का मिलना इस बात का इंडिकेशन है कि हमारे सॉल्ट में क्या मौजूद है? हमारे सॉल्ट में मौजूद है SO3 अब बच्चों देखते हैं कि माना हमारी गैस CO2 नहीं निकली, कोई रंगहीन गंधहीन नहीं थी, हमारी गैस में तो सड़े अंडे जैसी गंध भी नहीं थी, हमारी गैस जलते हुए सल्फर के समान भी नहीं थी, हमारी गैस तो भूरे रंग की थी। और आप बताओ अगर हमको भूरे रंग की गैस मिलती हुई दिख जाए तो भूरे रंग की गैस का मिलना हमें क्या बात को इंडिकेट करेगा? उसको सोचो, भूरे रंग की गैस कैसे मिलेगी? उसके लिए हमने फिर से एक नया सॉल्ट सोच लिया, उसका नाम था NaNO2। ये बच्चों देखो NaNO2 सोडियम नाइट्राइड। आप बताओ ये किस में टूटेगा? तो आपने कहा सर ये टूटेगा Na+ में, और किस में टूटेगा? NO2- में। तो आप बताओ इसका नाम क्या है? इसका नाम है नाइट्राइट। इस रेडिकल का नाम क्या है? नाइट्राइट। तो अगर हमारे पास नाइट्राइट है तो हम क्या करेंगे? हम उसमें डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे, और डाइल्यूट H2SO4 डालने के बाद अगर वहां पर हमें भूरे रंग की गैस मिलती है तो वो भूरे रंग की गैस होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। NO2 की गैस का कलर होता है भूरा, और NO2 गैस का बनना हमको इस बात का इंडिकेशन है कि उसमें कौन सा रेडिकल मौजूद है? उसमें रेडिकल मौजूद है NO2-। रिएक्शन कैसे होती है? देखो NO2- H2SO4 से रिएक्शन करके क्या बनाता है? HNO2, और HNO2 अपघटित होकर के देखो हमको कौन सी गैस देता है? NO और NO2। और इस गैस का जो कलर होता है वो भूरा होता है, और यही भूरे रंग की गैस जो हमको मिलती है, यही गैस हमको बताती है कि हमारे उस सॉल्ट में कौन सा रेडिकल मौजूद है? तो NO2-। अब फॉर एग्जाम्पल हमारी गैस का कलर भूरा भी नहीं है, ना रंगहीन है, ना गंधहीन है, ना सड़े हुए अंडे के समान गैस निकली, ना गैस निकली जिसकी गंध जलते हुए सल्फर के समान भी नहीं थी, और हमारी गैस जो है वो भूरे रंग की भी नहीं थी। हमारी गैस तो बड़ी अटपटी थी, उसमें जो गंध आ रही थी वो सिरके के समान आ रही थी। सिरका जनरली अचार में डलता है, आपने अचार के दौरान देखा होगा स्मेल सिरके की, सब लोग जानते होंगे। ना जानते हो, विनेगर आपका मार्केट में मिलता है, उससे आप स्मेल समझ सकते हैं कि सिरके की गंध आती है। तो अगर सिरके की गंध आती है तो किस वजह से आती है? थोड़ा सोच के देखो। मान लो हमारे सॉल्ट का नाम है CH3COONA, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। अब बताओ सोडियम एसीटेट किस में टूटेगा? तो आप बोलोगे CH3COO- में टूटेगा, और किस में टूटेगा? Na+ में। हम पूछें कि इसको क्या बोलते हैं? आप कहोगे इसको बोलते हैं एसीटेट। हमने कहा अगर एसीटेट हमारे पास है, अगर हमारे पास एसिड रेडिकल में क्या मौजूद है? एसीटेट मौजूद है, तो एसीटेट का टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एसीटेट का टेस्ट करने के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं? डाइल्यूट H2SO4। और डाइल्यूट H2SO4 जब रिएक्शन करता है तो हमको क्या बनता है? एसिटिक अम्ल। और इसकी जो गंध है वो सिरके के समान होती है। तो सिरके के समान अगर आपको गंध निकलती हुई दिखती है तो इसका मतलब वो गंध किस चीज़ की है? एसिटिक अम्ल की है। और ये गंध जब हमको सिरके के समान दिखाई देती है तो ये हमको बताता है कि हमारे उस सॉल्ट में कौन सा रेडिकल है, कौन सा एसिडिक रेडिकल है? तो आंसर है CH3COO-। तो बच्चों आप बताओ, इसमें किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम आपसे पूछें ग्रुप नंबर 1 का टेस्ट कैसे करते हैं, तो आप बोलोगे सबसे पहले हम सॉल्ट लेंगे, सॉल्ट लेने के बाद उसमें डाइल्यूट H2SO4 मिलाएंगे, डाइल्यूट H2SO4 नहीं है तो डाइल्यूट HCl मिलाएंगे, रिएक्शन होगी अगर, तो फिर उसका ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि वो गैस कैसी है। रंगहीन गंधहीन है तो CO2, रंगहीन सड़े अंडे जैसी गैस है तो H2S, रंगहीन जलते हुए सल्फर के समान तीखी गंध वाली दम घोटने वाली गैस है तो SO2, अगर भूरे रंग की गैस है तो NO2,
और अगर सिरके जैसी गंध वाली गैस है तो CH3COOH होगी। इस गंध से, इस कलर से हम क्या अनुमान लगाएंगे कि हमारे उस सॉल्ट में कौन सा रेडिकल मौजूद है? या तो कार्बोनेट होगा। कार्बोनेट कब होगा? जब CO2 गैस निकलेगी। सड़े हुए अंडे के समान गैस निकल रही है तो कौन सा रेडिकल होगा? सल्फाइड। अगर जलते हुए गंधक के समान गैस निकल रही है तो वो कौन सा रेडिकल होगा? सल्फाइड। अगर भूरे रंग की गैस निकल रही है तो क्या होगा? नाइट्राइट। और अगर सिरके के समान गैस निकल रही है तो उसमें कौन सा होगा? एसीटेट। तो इससे हमारा प्राइमरी टेस्ट हो जाता है, शुरुआती टेस्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं टेस्ट नंबर 1, प्राइमरी टेस्ट। इट इज नॉट अ कंफर्मेटरी टेस्ट। ये संपुष्टि परीक्षण नहीं है, इसको अभी हम फर्दर टेस्ट करेंगे। कोई कहे ये गैस CO2 है तो मान थोड़े ना लेंगे कि CO2 गैस है, हमें उस गैस को प्रूफ करना पड़ेगा कि CO2 गैस है तो कैसे है। तो इसी चीज को हम लोगों को आगे प्रूफ करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, जहां पर हम आगे कुछ फर्दर टेस्ट की बात करने वाले हैं। बच्चों ध्यान से सीखो, बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। मैंने आपके लिए बड़े आसान शब्दों में बताने की कोशिश करी है। ध्यान से सुनो, आप केवल मेरी बातों को केवल सुन के एक बार हल्की सी रीडिंग लगा लोगे तो ये सारी चीज़ें आपको दिक्कत नहीं करेंगी, बड़े आराम से समझ में आ जाएंगी। तो बच्चों देखो, हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है टेस्ट ऑफ कार्बोनेट। मतलब हम कार्बोनेट का परीक्षण करते कैसे हैं। टेस्ट ऑफ कार्बोनेट क्या होता है? तो बच्चों पहले आप सीख लो कार्बोनेट का टेस्ट हम कैसे करते हैं। नॉर्मली आप सुन लो केमिस्ट्री, उसके बाद आपको बोर्ड पर लिखी हुई मैं दिखा दूंगा। केमिस्ट्री को आप सीख जाओगे, थोड़ा सा पहले समझने की कोशिश करना। हमने कहा कार्बोनेट का टेस्ट कैसे करेंगे, तो आपने कहा सर सबसे पहले हम सॉल्ट लेंगे जिसमें कार्बोनेट हो। फॉर एग्जाम्पल हम ले लिया Na2CO3। ये देखो Na2CO3 ले लिया, देखो इसमें कार्बोनेट तो मौजूद है। तो जब हमारे पास कार्बोनेट वाला कोई सॉल्ट है तो उसमें हम क्या डालेंगे? डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 डालने के बाद हमको कौन सी गैस मिलेगी? रंगहीन गंधहीन गैस मिलेगी, जिसको हमने अनुमान लगाया कि ये गैस कौन सी है? CO2 गैस है। जब ये गैस निकलेगी तो ठीक उसी तरह से निकलती है जैसे पेप्सी वगैरह की बोतल्स को आप खोलते हो तो झाग के साथ गैस निकलती है, वो गैस आपको निकलती हुई दिखेगी। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हो। बच्चों नींबू देखा होगा, नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल, ठीक है। और घरों में देखा होगा खाने वाला सोडा आपने घरों में यूज़ किया होगा, या धावन सोडा आपके घरों में होगा। तो नींबू में अगर उस धावन सोडा को थोड़ा डालो तो वो बुदबुदाहट के साथ, झाग के साथ कुछ गैस निकलती हुई दिखाई देती है, वो गैस होती है CO2 गैस। तो खैर वो तो आपके घर का एक्सपेरिमेंट है, नॉर्मली आप कर लीजिएगा। बट हमारे पास यदि कोई सॉल्ट है जिसमें कार्बोनेट रेडिकल्स मौजूद है, तो अगर हम उसमें डाइल्यूट H2SO4 मिलाएंगे तो पहले तो गैस निकलेगी CO2। हमें ये कंफर्म करना है कि ये गैस CO2 है, तो हम पहले उसकी स्मेल लेंगे। उसमें स्मेल नहीं होगी, उसमें कलर नहीं होगा। हाँ, अगर उसको हम चूने के पानी में भेज देंगे, चूने का पानी मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में अगर हम उसको भेज देंगे तो हम क्या देखेंगे? चूने के पानी का जो कलर है वो कैसा हो गया? दूधिया हो गया, मिल्की हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में भेजने पर उसका कलर कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है, मिल्की हो जाता है। और अगर गैस को ज़्यादा मात्रा में भेज दें तो उसका दूधिया कलर क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि बताओ बच्चों कौन सा रेडिकल आपने अपनी प्रैक्टिकल की कॉपी में लिखा हुआ है या निकाला हुआ है? तो आप कहते हो सर हमने कार्बोनेट निकाला हुआ है। वो आपसे पूछता है कार्बोनेट का सूत्र बताओ, तो आप कहते हो सर CO3 2-। तो आपसे वो पूछता है अच्छा बताओ कार्बोनेट का टेस्ट आपने कैसे किया? तो आप क्या कहते हो? सबसे पहले हमने कार्बोनेट वाले सॉल्ट को टेस्ट ट्यूब में लिया, उसमें डाइल्यूट H2SO4 मिलाया, CO2 गैस मिली जो कि रंगहीन गंधहीन थी। हमने अनुमान लगाया कि इसमें कार्बोनेट हो सकता है। जो गैस हमको मिली उस गैस को हमने प्रवाहित कर दिया। कहाँ प्रवाहित कर दिया? चूने के पानी में। चूने के पानी में प्रवाहित करने के बाद हमने देखा कि चूने के पानी का रंग दूधिया हो गया, और ज़्यादा मात्रा में अगर हमने गैस प्रवाहित कर दी तो चूने के पानी का जो दूधिया रंग हो गया था वो गायब हो गया। तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई वो दूधिया रंग क्यों हो जाता है, मिल्की कलर वो क्यों आ जाता है? आप हमें उसकी केमिस्ट्री बताओ, क्यों मिल्की रंग आता है, क्यों दूधिया कलर आता है? और अगर कलर गायब हो गया तो वो क्यों हो गया, उसकी केमिस्ट्री बताओ, मतलब उसकी रिएक्शन बताओ। तो आपको याद रखना है कि जब CO2 गैस को हम चूने के पानी में भेजते हैं तो बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट की बनने की वजह से उसका कलर कैसा हो जाता है? मिल्की।
जब हम ज़्यादा मात्रा में CO2 गैस भेजते हैं तो वही कैल्शियम कार्बोनेट CO2 से फर्दर रिएक्शन कर लेता है और बनाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनने की वजह से उसका जो मिल्की कलर आ गया था वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। केमिस्ट्री देखो आप रिएक्शन के फॉर्म में, देखो ये हमारे पास सॉल्ट है जिसमें कार्बोनेट है। फॉर एग्जाम्पल हमने उस सॉल्ट का नाम रख दिया Na2CO3। हमने इसमें क्या मिलाया, डाइल्यूट H2SO4। कौन सी गैस निकली, CO2। CO2 को कहाँ भेजा, चूने के पानी में। चूने के पानी का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, इसका जलीय विलयन है। हमने भेजा, गैस का कलर कैसा हो गया, दूधिया हो गया। दूधिया क्यों हो गया, उसकी केमिस्ट्री देखो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CO2 गैस हमने उसमें प्रवाहित करी, क्या प्राप्त हो गया, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। और कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से उसका कलर कैसा हो गया, दूधिया हो गया। आगे अगर फिर से गैस प्रवाहित और करते रहोगे, ज्यादा मात्रा में गैस प्रवाहित करोगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। और बाइकार्बोनेट का कलर नहीं होता है, मींस दूधिया कलर गायब हो जाएगा। वो घुलनशील होता है, घुल जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट घुलनशील नहीं होता है, इसलिए अघुलनशील होने की वजह से उसका कलर कैसा आ जाता है, दूधिया आ जाता है। तो ये कार्बोनेट का टेस्ट है। तो सभी बच्चे कार्बोनेट का टेस्ट बता सकते हैं। कार्बोनेट का ऐसा नहीं है कि एक अकेला ही टेस्ट है, चूने के पानी में प्रवाहित करने का ही टेस्ट है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे टेस्ट होते हैं। मैंने एक टेस्ट बताया है जो ज़्यादातर आपके नोटबुक वगैरह में टीचर्स लिखाते हैं। जो आपकी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की किताब जब आप देखते हो तो उसमें ये वाला टेस्ट दिया रहता है, इसलिए मैंने इस टेस्ट को ज़्यादा डिस्कस किया। इसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट हैं जहाँ से हम कार्बोनेट का पता लगा सकते हैं। देखो बच्चों, एक एक्स्ट्रा टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है, उसको आप समझ लो। देखो, कार्बोनेट अगर हमारे में है तो हम उसमें क्या मिलाते हैं, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लैब में रखा रहता है, बोतल में भरा हुआ रहता है। बेरियम क्लोराइड को कार्बोनेट वाले सॉल्ट के सॉल्यूशन में डाल दो। सॉल्यूशन में डालोगे तो कार्बोनेट जो होगा वो बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, बेरियम कार्बोनेट। क्या बनाएगा, बेरियम कार्बोनेट। और बेरियम कार्बोनेट अघुलनशील होता है तो नीचे बैठ जाएगा सफेद अवक्षेप के रूप में। तो कोई अगर आपसे पूछे कि कार्बोनेट का क्या कोई और टेस्ट होता है तो आप बोलोगे हाँ होता है। कार्बोनेट वाला सॉल्ट अगर हमारे पास है तो उसका पहले एक्वस सॉल्यूशन बनाओ, जलीय घोल बनाओ। और घोल बनाने के बाद उसमें क्या मिला दो, बेरियम क्लोराइड मिला दो। बेरियम क्लोराइड मिलाने के बाद आप देखोगे कि बेरियम कार्बोनेट बनेगा जिसका सफेद अवक्षेप आपको प्राप्त हो जाएगा। ये कार्बोनेट का दूसरा टेस्ट है। कार्बोनेट के बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टेस्ट की, जिसका नाम है, देखो टेस्ट का नाम है टेस्ट ऑफ सल्फाइड। S2- का टेस्ट कैसे होता है, आपसे पूछा जाता है कौन सा रेडिकल निकाला, आप कहते हो सर सल्फाइड निकाला। बोले सल्फाइड का सूत्र क्या होता है, आप कहते हो सर S2-। पूछता है टेस्ट कैसे किया था, तो आप कहते हो सर पहले सल्फाइड रेडिकल वाला सॉल्ट हमने लिया और उसमें क्या मिलाया, डाइल्यूट H2SO4। तो क्या हुआ सर, रंगहीन सड़े अंडे जैसी गंध निकली। तो हमें अनुमान लग गया कि वो गैस H2S है और वो मूलक कौन सा है, सल्फाइड। हाँ, उसको कंफर्म करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक नया टेस्ट किया। जब वो गैस निकल रही थी, जब वो H2S गैस निकल रही थी तो उस H2S गैस के संपर्क में हम क्या लेके आए, लेड एसीटेट से भीगा हुआ फिल्टर पेपर। ध्यान से समझना, लेड एसीटेट एक सब्सटेंस है, उसको आप पानी में घोलकर उसका सॉल्यूशन बनाते हो। आपके टीचर्स बना करके रखते हैं और लिखा रहता है उस पर लेड एसीटेट सॉल्यूशन। लेड एसीटेट का सॉल्यूशन आप थोड़ा सा गिराते हो, कहाँ पर, फिल्टर पेपर के ऊपर, और आपका फिल्टर पेपर तैयार हो जाता है जिसको आप कहते हो लेड एसीटेट से भीगा हुआ फिल्टर पेपर। और जैसे ही फिल्टर पेपर आप पास में लाते हो, किसके पास में लाते हो, वो जो H2S गैस निकल रही थी, वो जो सड़े अंडे जैसी गैस निकल रही थी, उसके जैसे ही कांटेक्ट में आप इसको लाते हो, रिएक्शन होती है और रिएक्शन के बाद बनता है लेड सल्फाइड। और लेड सल्फाइड का जो कलर होता है वो होता है ब्लैक, मतलब फिल्टर पेपर का कलर हो जाता है काला। और फिल्टर पेपर का कलर अगर काला हो गया तो इसका मतलब है कि उसमें कौन सा रेडिकल मौजूद था, उसमें सल्फाइड रेडिकल मौजूद था। और उसका केमिस्ट्री आप देखो, यहां पर समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, सल्फाइड रेडिकल का जो टेस्ट है उसको आप आराम से, इसको इत्मीनान से देखो। देखो हमारे पास सॉल्ट है, मान लिया सॉल्ट का नाम क्या है, Na2S, सल्फाइड वाला है सॉल्ट। इसमें हमने क्या मिलाया, डाइल्यूट H2SO4। रिएक्शन से कौन सी गैस निकली, H2S। इस H2S गैस के लिए हमने क्या मिलाया, लेड एसीटेट से भीगा हुआ फिल्टर पेपर। पहले तो ये जो H2S गैस थी ये रंगहीन और सड़े अंडे जैसी वाली गैस थी। इसमें हमने क्या मिलाया,
लेड एसीटेट से भीगा हुआ फिल्टर पेपर मिलाया तो आप देखो फिल्टर पेपर ब्लैक हो गया। फिल्टर पेपर एफपी मतलब फिल्टर पेपर ब्लैक हो गया, और फिल्टर पेपर ब्लैक होने का मतलब है कि उसमें कौन सी गैस निकल रही थी, H2S। और H2S गैस कब निकलेगी, जब इसमें कौन सा रेडिकल होगा, सल्फाइड। तो ये सल्फाइड का कंफर्मेटरी टेस्ट है। आप अगर लेड एसीटेट आपकी लैब में नहीं हो, लेड एसीटेट एक्चुअली थोड़ा सा कॉस्टली नहीं होता है, आसानी से मिल जाता है, तो लेड एसीटेट का ही टेस्ट आपकी लेबोरेटरी में कराया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट ये बहुत अच्छा केमिकल है, इससे बहुत सारे टेस्ट निकल के आते हैं, मगर सिल्वर नाइट्रेट थोड़ा कॉस्टली होता है, इसलिए सभी लोग सिल्वर नाइट्रेट का टेस्ट नहीं करते हैं। आप चाहो तो सिल्वर नाइट्रेट की सहायता से भी आप सल्फाइड को कंफर्म कर सकते हो। सिल्वर नाइट्रेट का घोल आप फिल्टर पेपर पर डालो तो सिल्वर नाइट्रेट से भीगा हुआ फिल्टर पेपर भी आप टेस्ट के तौर पर यूज़ कर सकते हो। जब सिल्वर नाइट्रेट से भीगे हुए फिल्टर पेपर के कांटेक्ट में कौन सी गैस आएगी, H2S गैस आएगी, तो रिएक्शन से क्या बनेगा, AgS बनेगा, सिल्वर सल्फाइड बनेगा, और उसका कलर भी कैसा होता है, काला होता है। तो काले रंग का फिल्टर पेपर तब भी हो जाएगा, चाहे सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ करो तो भी फिल्टर पेपर काला हो जाएगा, और लेड एसीटेट से करो तो भी फिल्टर पेपर कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। इक्वेशन आपके सामने है। H2S गैस की रिएक्शन होती है जब AgNO3 से, तो देखो बनता है Ag2S जिसका कलर होता है काला, इसको बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड। और H2S की रिएक्शन जब लेड एसीटेट से होती है तो बनता है PbS लेड सल्फाइड, और इसका कलर भी कैसा होता है, काला होता है। तो बच्चों आपने दो टेस्ट देख लिए, एक टेस्ट देखा कार्बोनेट का, एक टेस्ट देखा सल्फाइड का। उम्मीद है कि आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो बच्चों इसके आगे के टेस्ट हम लोग वीडियो नंबर 2 में कवर करेंगे। बहुत लंबा वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीज़ों को, सारी केमिस्ट्री को आपको धीरे धीरे डिस्कस करता चलूँ। आप केवल जुड़े रहिए, और अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो पूछिए, कोशिश करूँगा बताने की। और यदि समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी भेजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुँचाइए, जिससे उनको केमिस्ट्री की जो प्रैक्टिकल की जो नॉलेज है, जो कहीं ना कहीं स्किप हो जाती है। थ्योरी तो बच्चे बहुत अच्छे पढ़ते हैं, बट प्रैक्टिकल में वीक हो जाते हैं। उन्हें नहीं समझ में आता है कि क्या केमिस्ट्री को पढ़ना है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो उसको आप भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसकी पहुंच बढ़ाएं, इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में फिर इसके आगे मुलाकात आपसे जल्दी करता हूं।